सिट अपने ही विभाग में पकड़ा 1500 करोड़ का घोटाला। करीब 2 लाख मजदूरों की रजिस्ट्रेशन निकली फर्जी। सीएम सैनी से की जांच की सिफारिश। गुरुग्राम में एयर होस्टेस का संदिग्ध हालत में मौत। दोस्त के फ्लैट में पार्टी के दौरान बिगड़ी हालत। आर्टेमिस अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। नए साल में हरियाणा कांग्रेस जिला अध्यक्षों की होगी ट्रेनिंग। 13 से 22 जनवरी तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को मजबूत करने का पढ़ाएंगे पाठ। कल रिटायर होंगे कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह समेत 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल, एएस चावला और आलोक मित्तल में से चुना जाएगा हरियाणा का नया डीजीपी। हरियाणा सरकार का सख्त कदम। आईएएस अफसरों से मांगी प्रॉपर्टी डिटेल। 31 जनवरी तक दी गई है आखिरी तारीख। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कैथल से, जहां कश्मीरियों को धमकाने की 2 और वीडियो वायरल हुई हैं। आपको बता दें, एक वीडियो पहले वायरल हुई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था, जिसमें एक शख्स कश्मीरी जो व्यापारी है, जो काम करने आते हैं, जो सामान बेचने आते हैं, उन्हें धमकाता नजर आ रहा था। अब ऐसी ही 2 वीडियो और सामने आई है। पिछली वाली वीडियो में धमकाने वाले का चेहरा नहीं दिखा था, हालांकि उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब ये जो वीडियो सामने आई है, इसमें धमकाने वाले का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। रविवार को पहली वीडियो पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पहली वीडियो में आवाज थी और अब दूसरी वीडियो में धमकाने वाले का चेहरा भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक अभी जो वीडियो सामने आई है, उसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा है, उस आरोपी का नाम सोनू बताया जा रहा है। आरोपी गांव बत्ता का रहने वाला है, बाता का रहने वाला है और 2012 के मर्डर केस में जेल भी जा चुका है। तो एक अब ये नया वीडियो सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर है। तो बग जाओ बस जा, नहीं बस तेरे बता दे, गांव में तेरे जितने साथी है नहीं सब तक कह दिए। आने दंगे शुरू हो जाए, चाहे तो पुलिस में बग जा तो कड़ी बग जा तो उड़ता बस तेरे बता दिया। ला दिखा दे, बंदे मातरम बोल गए। क्यों नहीं बोलता फिर भारत में? कौन मतलब हम बात नहीं, हमारा कौन सा देश मतलब बाहर का? कौन सा? हमारा कश्मीर। तो वंदे मातरम नहीं बोलता? हमारा कश्मीर कोई बाहर का देश है? कश्मीर भारत का ही देश है तो भारत का देश ना, हम भी भारतीय हैं ना। वंदे मातरम नहीं बोल रहा? वंदे मातरम नहीं बोलते। चल फिर बाहर निकल, चल बाहर निकल। वंदे मातरम नहीं बोलता नहीं थाने भारत का बाहर काटा है तने मेरा पूरे हिंदुस्तान में मार काट शुरू होगी। अरे हम यूँ नहीं सोचिए भाई मुसलमान जीतेगा, इब का हिंदू जीतेगा। एक हिंदू 10 मुसलमान ना मारेगा तो वो बोल वंदे मातरम कौन बोलता? लाइव करो, लाइव करो। हमने कौन सा मतलब गलती कर कौन क्यों गलती कौन कर दिया? बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदू जिंदा जला दिया। चल रुका ना, चल उस गांव में तली कर दिए, बता दिया मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों ने भारत देश से बाहर काटा। चल जड़ा क्यों जड़ाया है? क्यों जड़ाया मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदू है? जो मैं तने जड़ा दूँ लाइव वीडियो में, जो मैं तेरे में आग ला दूँ तेल छिड़क के जा फिर। हाँ मुसलमानों ने जड़ाया तो बग जाओ बस जा, नहीं बस तेरे बता दे, गांव में तेरे जितने साथी है नहीं सब तक कह दिए। आने दंगे शुरू हो जाए, चाहे तो पुलिस में बग जा तो कड़ी बग जा तो उड़ता बस तेरे बता दिया। ला दिखा दे, बंदे मातरम बोल गए। क्यों नहीं बोलता फिर भारत में? कौन मतलब हम भारतीय, हमारा कौन सा देश मतलब बाहर का? कौन सा? हमारा कश्मीर। तो वंदे मातरम नहीं बोलता? हमारा कश्मीर कोई बाहर का देश है? कश्मीर भारत का ही देश है तो भारत का देश ना, हम भी भारतीय हैं ना। वंदे मातरम नहीं बोल रहा? वंदे मातरम नहीं बोलते। चल फिर बाहर निकल, चल बाहर निकल। वंदे मातरम नहीं बोलता नहीं थाने भारत का बाहर काटा है तने मेरा पूरे हिंदुस्तान में मार काट शुरू होगी। अरे हम यूँ नहीं सोचिए भाई मुसलमान जीतेगा, इब का हिंदू जीतेगा। एक और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां एयर इंडिया की एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। सिमरन वीकेंड पर डीएलएफ फेज 1 स्थित अपनी दोस्त के फ्लैट में पार्टी करने आई थी। देर रात दोस्तों के साथ पार्टी के बाद सुबह करीब 5 बजे उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। दोस्त उसे तुरंत आर्टेमिस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल किस वजह से ये मौत हुई है, इसको लेकर जांच की जा रही है। कभी मजदूरों के नाम पर बनी योजनाएं अगर लूट का जरिया बन जाएं और वर्क स्लिप ही घोटाले का हथियार बन जाए तो सवाल सिस्टम पर उठता है। हरियाणा में श्रम मंत्री अनिल विज की सख्ती से अब ऐसा ही एक 1500 करोड़ के संभावित घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मजदूरों के हक की सुरक्षा के लिए बना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आज खुद कटघरे में खड़ा है। कारण वर्क स्लिप के नाम पर हुआ एक ऐसा खेल जिसने सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। श्रम मंत्री अनिल विज की सतर्क निगरानी में हुई प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच जारी लाखों वर्क स्लिपें या तो फर्जी थी या फिर पूरी तरह अवैध। जांच की शुरुआत जब कुछ जिलों से हुई तो मामला धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलता चला गया। हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी में वर्क स्लिप सत्यापन के दौरान ऐसी गड़बड़ियां मिली जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद सभी जिलों में उपायुक्तों के स्तर पर समितियां बनाई गई। इन समितियों ने भौतिक सत्यापन शुरू किया। काम की जगह, नियोक्ता, श्रमिक की मौजूदगी और जमीनी हकीकत तक जांच की गई। 13 जिलों में हुए 100% सत्यापन ने जो तस्वीर दिखाई वो चौंकाने वाली थी। कुल 5,99,000 से ज्यादा वर्क स्लिपों में सिर्फ 53,000 ही वैध पाई गई। बाकी 5,46,000 से अधिक वर्क स्लिपें सीधे सीधे अवैध निकली। इतना ही नहीं, 2,21,000 से ज्यादा श्रमिक पंजीकरणों में सिर्फ करीब 14,000 ही पात्र पाए गए। लगभग 1,93,000 पंजीकरण फर्जी साबित हुए। श्रम मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है, गांव के गांव फर्जी पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं की खुली लूट की गई। एक श्रमिक को औसतन 2.5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है और जब अपात्र लोग लाभ उठाएं तो सरकार को सैकड़ों करोड़ की चोट लगना तय है। जांच के दौरान नए आवेदन रोक दिए गए। आरटीएस की समय सीमा स्थगित की गई, लेकिन पेंशन, दुर्घटना और मृत्यु सहायता जैसी योजनाएं जारी रखी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनिल विज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की है। सवाल सिर्फ घोटाले का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो मजदूरों ने सिस्टम पर किया था। अब देखना यह है कि जांच की आंच किन किन चेहरों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 2025 में हरियाणा सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ऐसा वातावरण बना है जहां बच्चे निर्भय होकर शिक्षा ग्रहण कर सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से तकनीकी और उच्च शिक्षा के छात्र सीधे उद्योगों से जुड़ रहे हैं। सुपर 100 जैसे कार्यक्रमों से सैकड़ों बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उनके कार्यकाल में शिक्षा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। साल 2025 अपने अंतिम चरण में है और 2026 का आगाज होने वाला है। हमारे साथ महिपाल ढांडा है, शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। उनसे बातचीत करते हैं। ढांडा जी, जिस तरह से 2025 अब जाने वाला है और आप सरकार को भी बने हुए लगभग 1.25 साल ही हुआ है, क्या ऐसी उपलब्धियां विभाग की रही हैं जो इस साल के अंदर आप लोगों के द्वारा की गई? देखिए, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वास्तव में बहुत दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं। वो चाहते हैं कि कोई दुखी ना हो, सब समृद्ध बने और सबकी खुशहाली के लिए सरकार की नीतियां नीचे तक जाकर पहुंच जाएं और अंतिम से अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले। ठीक मनोहर लाल जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की राजनीति का वातावरण बदला
वो वातावरण और उस वातावरण का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ा है तो एजुकेशन विभाग के ऊपर पड़ा है। वहीं कांग्रेस पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी में जिला अध्यक्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। ट्रेनिंग दी जाएगी जिला अध्यक्षों को। इस शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिन उपस्थित रहेंगे और जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ डिनर भी करेंगे। मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा और उत्तराखंड में ये मॉडल लागू किया जा रहा है। शिविर में बूथ लेवल संगठन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता और रणनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हरियाणा में कांग्रेस संगठन जो है वो मजबूत हो सके। हरियाणा पुलिस को नए साल 2026 में नया पुलिस महानिदेशक मिलने जा रहा है। मौजूदा डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ डीजीपी रैंक के अधिकारी मोहम्मद अकील और आलोक राय भी रिटायर होंगे। सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा है। इस दौड़ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जबकि आलोक मित्तल और एएस चावला भी मजबूत दावेदार हैं। 1-2 दिन में यूपीएससी की बैठक के बाद 3 नाम हरियाणा सरकार को भेजे जाएंगे, जिनमें से एक नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। हरियाणा की डीजीपी ओपी सिंह की न्यूज 18 से खास बातचीत हुई और इस दौरान उन्होंने अपने 2 महीने के कार्यकाल का जिक्र किया। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि हमने अपराधियों में पुलिस का डर पैदा किया है। 2 महीने में 5000 से ज्यादा अपराधियों को जेल में डाला है। इसके साथ ही डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर कहा कि उन्हें पहले से पता था 31 दिसंबर को रिटायर होना है। इसमें कोई वहम उन्होंने नहीं पाला। 2025 अपने अंतिम चरण में है और 2026 का आगाज होने वाला है। हमारे साथ हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह साहब हैं। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई, आपके दर्शकों को भी नया साल बहुत मुबारक हो। एक आपने कहा कि आपको जो डीजीपी का पद मिला दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मिला, और उसके बाद वो पद जब मिला तो उसके बाद क्या चैलेंजेस रहे और ओपी सिंह ने क्या करके दिखाया? देखो, एक कोई पद नहीं है, एक भूमिका है। इतनी बड़ी पुलिस है तो कोई न कोई इनको लीड और गाइड करेगा। तो जो आप कह रहे हो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था। और उस दौर में काफी ज्यादा यू कैन से कि तरह तरह की बातें हो रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम वहां से आगे बढ़े हैं और जो दोनों परिवार जिनकी क्षति हुई थी उनके परिवार भी लगे हुए हैं किसी तरह से रेस्क्यू करने में। तो हमें उनसे संवेदना है जो पीड़ित परिवार था, और हमें लगता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मजबूत बन के उभरे हैं और अपराधियों के खिलाफ जो है हमारे संकल्प में और हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है। जब दोनों इंसिडेंट हुए तो कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल कुछ डाउन आया, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई, क्या लगता है कि ओपी सिंह उसको बूस्टअप करने में सफल हुए? मैं नहीं मानता कि मनोबल डाउन हुआ था, मुझे नहीं लगा कभी भी। और हरियाणा पुलिस को ओपी सिंह के मोरल बूस्टिंग की जरूरत नहीं है। 70,000 की फोर्स है, इतना ग्लोरियस हिस्ट्री है आतंकवाद से लड़ने का, अपराध से लड़ने का। पूरे देश में हरियाणा पुलिस की इस बात को लेकर कदर है कि ये बदमाशों पर हावी रहती है, बदमाशों से साठगांठ नहीं करती है। तो मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस पुलिस का, इस यात्रा का। हरियाणा पुलिस सबसे बहुत बड़ी है
और अब जिक्र करेंगे बढ़ती धुंध का, जिसकी वजह से प्रदेश में कई जगह पर धुंध देखने को मिली। ठंड बढ़ चुकी है, कोहरा देखने को मिला। चरखी दादरी में दूसरे दिन भी कोहरे की चादर छाई रही। घना कोहरा होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और सड़क पर जो लोग निकलते हैं, जो वाहन चालक निकल रहे हैं, उन्हें लाइटें जलाकर हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। वहीं इस ठंड की वजह से राहगीरों को भी परेशानी हो रही है।